नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 27 की। इसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन जो कि आपको कहाँ से मिलने वाले हैं। 20 क्वेश्चन जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ निमरा सुंडा जी की बुक, वहां से आपको 20 मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। ये मैंने जो पढ़ाया है NR सुंडा जी की बुक, उसी बुक में से लिया गया है। तो अगर आप लोग वो जो लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं उन लेक्चर्स को आप देख रहे होंगे तो आप यहाँ पर भी अच्छे से क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे। एक तरीके से इसे समझो कि वहां पर जो हमने पढ़ा है यहाँ पर उसका रिवीजन होगा, उसका टेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग BSc एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप यहाँ पर ये जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 कोर्सेज आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको ₹500 का पेमेंट करना है। इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद आप ₹500 का पेमेंट कर दोगे और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है, वो मेरे पास भेजना है। भेजोगे कैसे? टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जैसा लिखा है बिल्कुल एग्ज़ैक्ट इसी तरीके से लिखना है। वहाँ पर जब आप लिखोगे तो लिखने के बाद आपको एक कॉन्टैक्ट मिलेगा, वहाँ पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और इसके साथ-साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। इसके बाद आपको जो पूरा कोर्स है, पूरा जो सिलेबस है, वो आसानी से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द हाइट व्हाट व्हाट इज़ द हाई रेंज ऑफ मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की जो हाइट है उसका जो रेंज है वो कितना है? देखो ध्यान से समझना। स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर ऐसे होता है। देखो 5 लेयर होती है हमारे एनवायरनमेंट में, यानी कि जो वायुमंडल होता है उसमें 5 लेयर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। इन सभी चीजों में क्या-क्या होता है, कितनी-कितनी हाइट पर होता है, ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में लेक्चर्स में पढ़ाया है। यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जो मेसोस्फीयर है इसकी रेंज क्या होती है? ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई से लेके कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? 0 से 8 तक, या 50 से 80 किलोमीटर तक, या फिर 80 से 1600 किलोमीटर तक, या फिर 80 से 50 किलोमीटर तक। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि 50 से लेके 80 किलोमीटर तक, ये ऐसी रेंज होती है, यहाँ पर आपका मेसोस्फीयर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेंट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन सा एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर की कौन से लेयर में होती है? जो वायुमंडल है, वायुमंडल के कौन से लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है? ऑप्शन आपके इस तरीके से, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, या मेसोस्फीयर, या फिर थर्मोस्फीयर। ट्रोपो, स्ट्रेप्टो, थर्मो, मेसो, इसमें से किस में पाया जाता है? तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसी क्षोभ मंडल का जो बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन होता है, वहीं पर ये ओजोन लेयर पाई जाती है। व्हाट हैपेंड टू टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड इन द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में जब हम ऊपर की जाते हैं, थर्मोस्फेयर जब लेयर शुरू हो जाती है वायुमंडल की, इसमें जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में क्या घटित होता है? टेम्परेचर घटता है, या टेम्परेचर बढ़ता है, या कांस्टेंट रहता है, या फ्लक्चुएट करता रहता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। थर्मोस्फेयर में जैसे-जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, आपका टेम्परेचर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच गैस हैज द हाईएस्ट वॉल्यूम परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस है जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर आर्गन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, बोले तो नाइट्रोजन। लगभग 78% हमारे एनवायरमेंट में पाया जाता है। हमारा जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन लगभग 78% के साथ ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। अगला है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर। जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है उसमें
अप्रोक्सीमेट ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, यानी कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। 78.08% या 20.95% या 0.93% या फिर 0.03%, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो लगभग 21% ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है, द सोलर कांस्टेंट इज मेजर्ड इन, जो सोलर कांस्टेंट है इसका जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है? कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, या वाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर केल्विन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही हो सकता है सोलर कांस्टेंट में? सोलर कांस्टेंट अगर हम देखा जाए देखें तो उसको मेजर किया जाता है दोनों मेथड से। ये कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट और इसके साथ साथ वाट मीटर स्क्वायर, ये दोनों से मेजर किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको इसको मिलाकर वाट बन जाता है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये मीटर स्क्वायर बन रहा है। तो ये वाट जो है वो सेल्सियस और मिनट, इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ। तो चाहे आप इसको मेजर कर दो सेल्सियस पर सेंटीमीटर स्क्वायर बटा मिनट पर मिनट, या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर, दोनों आपके जो कांस्टेंट हैं ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन? जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो कहाँ पर होता है, यानी कि जो वायरलेस होता है, वायरलेस किस आयन में चलता है? वायरलेस वाले जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में चलती है? ट्रोपोस्फेयर में, आयनोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में, या एक्सोस्फेयर में? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयनोस्फेयर में। क्योंकि हमारी जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे रेडियो की फ्रीक्वेंसी हो जाए चाहे मोबाइल की फ्रीक्वेंसी हो जाए, अधिकतर जितने भी वायरलेस फ्रीक्वेंसी होती है ये सभी आयोनाइज फॉर्म में चलती हैं। तो आयोनाइज फॉर्म में चलेंगी तो किस स्फीयर में चलेंगी? आयनोस्फीयर में। आयोनाइज फॉर्म आयनोस्फीयर। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेप्टोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये जितने होते हैं 5 लेयर, 1 2 3 4 5, इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, या फिर एक्सोस्फेयर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक्सोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं बहिर्मंडल। ठीक, बहिर्मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच लेयर डू ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेन एंड क्लाउड अकर? चाहे रेन हो, चाहे वेदर हो, चाहे क्लाइमेट हो, जितने भी चीजें ये घटित होती हैं, जो बादल आते हैं, छांव होती है, धूप होती है, हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, तूफान आता है, चक्रवात आता है, एनवायरमेंट के अंदर घटित होने वाली ज्यादातर घटनाएं कौन से लेयर में ज्यादातर होती हैं? ये कौन से लेयर में होती हैं? ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेप्टोस्फियर में, मेसोस्फियर में, या फिर थर्मोस्फियर में? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो आपका ट्रोपोस्फियर होता है इसी में सभी चीजें होती हैं। स्टार्टिंग में जो लगभग 13 किलोमीटर तक ये पाया जाता है, इसी 13 किलोमीटर के आसपास में ये थर्मोस्फियर में सभी चीजें होती हैं। चाहे फिर वो हवा चल रही हो, चाहे रेन हो रहा हो, चाहे बादल बरस रहे हो, ये सभी चीजें इसी 13 किलोमीटर समुद्र के तल से 13 किलोमीटर के ऊपर से 13 से 20 किलोमीटर के आसपास तक ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। अगला है, व्हाट इज द रेट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज पर किलोमीटर इन द ट्रोपोस्फियर? कहा जा रहा है कि ट्रोपोस्फियर में जब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, तो अगर हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर कितना घटेगा? 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर घटता है, या 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर घटता है, या 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर घटता है, या 15 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर घटता है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे और आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब हम ट्रोपोस्फियर में पर किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है। जैसे मान लो अगर हम कहाँ पर हैं, मान लो एक्स पर हैं, अगर हम x+1 किलोमीटर और चले गए तो हमारा जो टेम्परेचर है वो मान लो y था, तो y -6 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो जाएगा। इस तरीके से होता है।
अगला क्वेश्चन है व्हिच सॉइल क्लास इज सुटेबल फॉर ओकेजनल कल्टीवेशन एंड मेनली यूज फॉर पॉस्चर है। पॉस्चर के लिए और हे के लिए यानी कि चारागाह के लिए इनमें से कौन सी क्लास की सॉइल उपयुक्त मानी जाती है, आपको यही बताना है। जैसे मैंने बताया था अभी कि कल वाले क्वेश्चन जो मैंने लेक्चर पढ़ाया है, कल वाले लेक्चर में भी मैंने ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जो सॉइल की क्लास से रिलेटेड था। मैंने बताया था कि टोटल 8 क्लास होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जो 4 क्लास होती है इसमें हम रेगुलर कल्टीवेशन करते हैं, बाकी 8 जो होती है इसमें रेगुलर कल्टीवेशन हम कर नहीं पाते हैं। तो इसमें से कौन सी क्लास है जिसमें हम क्या करते हैं, चारागाह के लिए यूज करते हैं? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो है क्या, क्लास 4। ये जो क्लास 4 होती है इसको हम चारागाह के लिए यूज करते हैं। इसके साथ साथ ये जो क्लास 5 होता है इसमें थोड़ी बहुत झाड़ियां निकली होती हैं, और ये जो 8वां क्लास होता है यहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाता, एक भी वेजिटेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है which soil conservation measures is adopted which soil conservation measure is adopted where the slope is less than 2%। अगर कहीं पर स्लोप 2% है तो वहां पर कौन सा सॉइल कंजर्वेशन का मेजर लगाया जाएगा, यानी कि सॉइल में वेदरिंग ना हो, मिट्टी बह के चली ना जाए, सॉइल इरोजन ना हो, इन सभी चीजों को रोकने के लिए हम कौन सा मेथड अपनाएंगे? बेंच ट्रेसिंग करेंगे, कंटूर बंडिंग करेंगे, या एग्रोनॉमिक मेजर्स करेंगे, या फिर जिंक ट्रेसिंग करेंगे? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एग्रोनॉमिक मेजर्स। एग्रोनॉमिक मेजर्स जो हम करते हैं उसमें हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं अगर स्लोप 2% या उससे कम है। ठीक, आगे है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मल्चिंग। मल्चिंग का प्राइमरी पर्पज क्या है? सॉइल इरोजन को इंक्रीज करना, इवापोरेशन को कम करना, और सॉइल वाटर को इंप्रूव करना, इनहांस सॉइल सैलिनिटी को, और डिक्रीज करना सॉइल फर्टिलिटी को। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो रिड्यूस इवापोरेशन, और इसके साथ साथ इम्प्रूव सॉइल वाटर। सॉइल के अंदर जो वाटर है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और जो इवापोरेशन होता रहता है मिट्टी से उसको कम करने के लिए मल्चिंग की जाती है। Which plant is most suitable for vegetative barriers in soil conservation? Soil conservation में कौन सा प्लांट सबसे ज्यादा सुटेबल होता है वेजिटेटिव बैरियर लगाने में? नीम, खस, बम्बू, या फिर यूकेलिप्टस? तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो खस घास होती है इसको हम बोलते हैं वेटिवेरा जिजानियोइडिस। क्या होता है? जिजानोइडिस। जिजानियोइडिस ये होती जो खस घास होती है, इसको यूज किया जाता है एक वेजिटेटिव बैरियर के तरीके से, जिससे मिट्टी कट के पानी के साथ बह के आगे न जाए। ग्रेडेड बंडिंग इज रिकमेंडेड इन एरियाज वेयर रेनफॉल एक्सीड्स। ग्रेडेड बंडिंग कौन से एरिया में की जाती है? जहां पर रेनफॉल 500 मिलीमीटर पर ईयर है, या फिर जहां पर रेनफॉल 800 मिलीमीटर पर ईयर है, या फिर जहां रेनफॉल 1000 मिलीमीटर पर ईयर है, या फिर जहां रेनफॉल 1200 मिलीमीटर पर ईयर है? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पूछा जा रहा है ग्रेडेड बंडिंग कहाँ पर यूज किया जाता है? तो ग्रेडेड बंडिंग यूज करते हैं जहां पर एक साल में लगभग 800 मिलीमीटर पर ईयर बरसात होती है। अगला क्वेश्चन है which soil type is classified as having severe limitation for crop production and it restricted to wildlife और watershed protection? इसके लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि सॉइल का ऐसा कौन सा क्लास है जहां पर बहुत ही कम लिमिटेशन होती है क्रॉप प्रोडक्शन करने की। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के कुछ कुछ ऐसी क्रॉप हैं, गिनी चुनी क्रॉप हैं, जिनको हम ग्रो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको हम वाइल्ड लाइफ और वाटर शेड के लिए यानी कि तालाब के लिए, जल भराव के लिए और जंगल के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरीके की जो मिट्टी होती है उसमें हम बराबर रेगुलर कल्टीवेशन नहीं कर सकते, सभी क्रॉप को नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से क्लास 4 वाली सॉइल, 7 वाली सॉइल, या 3rd वाली, या फिर 5th वाली सॉइल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? 8th क्लास के सॉइल। यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के एक आध जो पौधे होते हैं वो उग जाते हैं,
बाकी यहाँ पर ज्यादातर वाइल्ड लाइफ, खरपतवार, जो जंगल होते हैं वो होते हैं, और वाटर शेड होता है, यानी कि जहाँ पर पानी एकत्रित होता है। ये जो एर्थ टाइप की क्लास की सॉइल जो होती है वहां पर यही सब चीजें की जाती हैं। व्हाट इज द स्लोप रेंज फॉर कंटूर बेंडिंग? अगर हमको कंटूर बेंडिंग करनी है तो हमको कितना स्लोप होना चाहिए? अगर हमारी मिट्टी में कितना स्लोप है तो हम कंटूर बेंडिंग करते हैं, 2 से 6%, या 6 से 10%, या 10 से 16%, या फिर 16 से 33%। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 2 से 6% वाला है वहां पर हम कंटूर बेंडिंग वाला सिस्टम अपनाते हैं। Which practice involve breaking the hard pan of soil at 30 to 60 सेंटीमीटर डेप्थ? ध्यान से समझना, जब हम लगातार खेती करते रहते हैं और बड़े बड़े इक्विपमेंट हमारे मिट्टी में चलते रहते हैं, तो मिट्टी की एक परत जो होती है वो नीचे की वाली जो परत होती है, जैसे यहाँ पर ट्रैक्टर चलता है तो यहाँ नीचे वाली जो परत होती है ये धीरे 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 बहुत टाइट हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड पैन। तो 5 से 7 साल के अंतराल पर हमको एक बार ये जो हार्ड पेन सॉइल होती है, इसको जो हार्ड लेयर होती है नीचे वाली, इसको तोड़ने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमको 30 से 60 सेंटीमीटर गहरी जुताई करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो होता है ये लेयर 30 से 60 सेंटीमीटर नीचे वाली लेयर होती है, ये बहुत हार्ड लेयर हो जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं? तोड़ने के लिए कौन सा मेथड लगाते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, या फिर सब सॉइलिंग करते हैं, या वर्टिकल मल्चिंग करते हैं, या बेंच ट्रेसिंग करते हैं? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है सब सॉइलिंग। सब सॉइलिंग करने के लिए एक तरीके का ट्रैक्टर चालित यंत्र आता है, उससे हम बहुत गहरी जुताई करते हैं, लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर गहरी जुताई करते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी का जो हार्ड पैन है वो कैसी हो जाती है? वो इरोड हो जाती है, वो कायदे से टूट जाती है। In which type of soil is the broad bed and furrow system most suitable? जो ब्रॉड बेड और फरो वाला सिस्टम है वो कहाँ पर यूज किया जाता है? सैंडी सॉइल में, डीप ब्लैक सॉइल में, सैलाइन सॉइल में, या फिर रॉकी सॉइल में? तो आपका जो राइट आंसर है वो है डीप ब्लैक सॉइल। जो हमारी गाढ़ी काली मृदा होती है उसमें हम ब्रॉड बेड फैरो मेथड यूज करते हैं सोइंग के लिए। ठीक, सोइंग करते हैं, फिर बाद में इरिगेशन भी इसी मेथड में हम आसानी से कर पाते हैं। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ क्लास थर्ड सॉइल? क्लास थर्ड सॉइल की प्राइमरी लिमिटेशन क्या होती है? हाई फर्टिलिटी होती है, स्टीप स्लोप एंड पुअर फर्टिलिटी होती है, एक्सेसिव वाटर रिटेंशन होता है, या लो इरोजन हैजार्ड्स होता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है स्टीप स्लोप एंड पुअर फर्टिलिटी। फर्टिलिटी इनकी थोड़ी कम होती है, और स्लोप जो होता है बहुत स्टीप होता है, स्टीप स्लोप होता है। तो ये प्राइमरी लिमिटेशन होती है क्लास थर्ड वाले सेल की। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फाइनेंशियली आप हमें सपोर्ट करिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।